बाऊजी, आपको रोटी खानी हो तो पहले बता दिया दीजिए। बाऊजी, अगर आपको रोटी खानी ही थी तो आपको पहले बोलना था। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है कि जब जिसका जो जी चाहा खा लिया। गिनकर बनती हैं रोटियाँ। ऐसा नहीं कि आप जब भी बोल देंगे तो रोटी तैयार मिलेगी। अब लीजिए मेरे हिस्से की रोटी। आज मैं किसी तरह चावल खा लूँगी और क्या। बोलकर तमक कर उठी रश्मि और 2 रोटियां मोहन जी के प्लेट में बड़ी ही उपेक्षा से रखा और खुद चावल वाले डोंगे से चावल निकालकर अपने प्लेट में रखने लगी। मोहन जी अपनी बहू का यह रूप देखकर एकदम अवाक रह गए। उन्हें इस अपमान की तो सपने में भी उम्मीद नहीं थी। खैर, रश्मि का ऐसा विद्रूप व्यवहार देखकर चौंक तो सरिता जी भी गई थी, पर उनसे पति का अपमान बर्दाश्त नहीं हुआ, इसलिए बोल पड़ी, बहू, तुमने अपने हिस्से की रोटी क्यों दे दी? तुम मुझसे ले लो रोटी। रहने दीजिए माँ जी, ऐसा ही था तो पहले क्यों नहीं दे दी खुद की रोटियाँ? आप दोनों एक जैसे हैं। अब चलिए खाना खाइए और मुझे भी चैन से खाने दीजिए। उन्हें भी कदाचित अपनी बड़ी बहू से यह उम्मीद नहीं थी और वह जानती थी कि यह लड़ाई सिर्फ रोटी को लेकर नहीं है, बल्कि अब बहू बेटा उन्हें बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। फिर भी सुरेश थोड़ा सा तो लिहाज करता ही था, इसलिए दोनों ने इस आशा के साथ अपने बेटे सुरेश की तरफ देखा, जिसे वह प्यार से सोनू कहकर बुलाते थे, कि वह शायद वह अपनी पत्नी की बात का विरोध करते हुए कहेगा, भला ऐसे कैसे तुम अम्मा और बाऊजी से बात कर रही हो। लेकिन जब उन्होंने देखा उनका बेटा सिर झुकाए चुपचाप रोटी के टुकड़े तोड़कर अपने मुंह में रख रहा है, तब वह समझ गए कि अब इस घर में उनका दाना पानी उठ चुका है। अब सम्मान की रोटी यहाँ हरगिज नसीब नहीं होगी। चुपचाप दोनों अपमान के घूंट के साथ किसी तरह रोटी के टुकड़े निगल गए। मोहन जी ने तो दोबारा सब्जी भी नहीं ली, बस किसी तरह रोटी दाल में भिगोकर निगल गए। अगर जरा सा भी खाना छोड़ देते तो फिर सुनने को मिलता कि खाना बर्बाद कर रहे हैं। इधर पति के अपमान से और बेटे की चुप्पी से सरिता जी की आंखों से आंसू इस तरह बहे जा रहे थे कि रोटी कुछ ज्यादा ही नमकीन लग रही थी। लेकिन उन्होंने भी बिना एक भी आवाज किए किसी तरह थाली का खाना खत्म किया। खाना खत्म करके दोनों जब अपने कमरे में आए तो कुछ देर तक उनके मुंह से कोई आवाज ही नहीं निकल रही थी। उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या बात करें। इतना अपमान और ऐसी बेरुखी उन्हें पहली बार देखने के लिए नहीं मिली थी, पर खाने को लेकर इतना अपमान इसके पहले नहीं हुआ था। लगभग पिछले 2 महीनों से सुरेश और बहू उनसे खराब व्यवहार कर रहे थे। बहू तो सास से उलझने का कोई न कोई बहाना ढूंढती रहती थी। आज रविवार होने की वजह से पूरा परिवार साथ में लंच कर रहा था। चिंटू और रोहन पहले ही खाकर टीवी देखने में लग गए थे। वैसे तो दोपहर में मोहन जी आदतन चावल ही खाते थे। आज बहू ने पनीर बनाया था और पनीर उन्हें रोटी के साथ ही अच्छा लगता था। अतः बहू से रोटी मांग बैठे तो यूं लगा जैसे तूफान आ गया हो। बहू का वो रौद्र रूप, वो आंखें तरेर कर हाथ नचाना सब याद करके मोहन जी और सरिता जी किंग कर्तव्य विमूढ़ सा महसूस कर रहे थे। इस बात को दिल से मत लगाओ दुल्हन, बहू थक गई होगी। फिर मैंने भी खामखा रोटी मांगकर उसे परेशान कर दिया था। जब सरिता जी ब्याह कर आई तब मोहन जी का बड़ा सा संयुक्त परिवार हुआ करता था। 3 सास और 1 परसास। घर में सबकी लाडली बहू थी, गुल गोतनी सी प्यारी भोली भाली सरिता जी। सब उन्हें दुल्हन कहकर बुलाती, तो जाने कब सबकी सुना सुनी मोहन जी भी अपनी पत्नी सरिता को दुल्हन कहकर बुलाने लगे थे। और आज जबकि खुद सरिता जी 2 बहुओं की सास थी, फिर भी मोहन जी उन्हें दुल्हन छोड़कर और कुछ बुला नहीं पाए। पति के मुंह से सहानुभूति के 2 शब्द सुनने थे कि सरिता जी के अब तक जतन से रोके हुए आंसू निकल पड़े। वो ऐसी हिचकियां लेकर रोई जैसे कोई हादसा हो गया हो। रोते हुए मुंह साड़ी के आंचल से दबा दिया ताकि रोने की आवाज कमरे से बाहर न जाए। मोहन जी उनकी पीठ सहलाते रहे। थोड़ी देर बाद जब सरिता जी कुछ संयत हुई तो बोल पड़ी, आप अब चलिए यहाँ से, इतना अपमान होता रहा आपका, फिर भी आपसे वह रोटी खाई कैसे गई? तब बेहद निराश होकर बोले मोहन जी, यह सोचकर खा लेता हूँ दुल्हन कि भले ही खाना बहू बनाए हो, पर कमाई तो मेरे बेटे की है ना।
बोलते हुए आंखें छलक आई थी मोहन जी की, जिसे सरिता जी ने आगे बढ़कर अपने आंचल से पोंछ दिया था। सच, बुढ़ापा इंसान को कितना मजबूर बना देता है। जब शरीर की शक्ति क्षीण होती है तो अपमान का गरल भी पीना पड़ता है। आज सरिता जी को याद आ रहा था जो उनकी बहन ने कहा था कि दीदी, कुछ भी हो जाए पर अपना घर बेटा बहू के नाम मत करना। पर अब तो भावुकता में उनसे गलती हो गई थी। अब क्या हो सकता था? दरअसल मोहन जी और सरिता जी के दो बेटे थे, बड़ा सुरेश और छोटा राघव। सुरेश हमेशा से माँ का लाडला रहा था। बड़ी मिन्नतों के बाद जन्मे अपनी पहली संतान को प्यार करते हुए सरिता जी ने जैसे अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली थी। इसलिए सुरेश का स्वार्थी स्वभाव और खुद गर्जी उन्हें नहीं दिखती थी। सुरेश राघव के मुकाबले पढ़ाई में उतना जहीन नहीं था, पर अनुशासित था। जैसे जैसे दोनों बड़े होते गए, सुरेश और उदंड होता गया और राघव अपने लक्ष्य को समर्पित होने लगा। सुरेश एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करने लगा और राघव इंजीनियरिंग में बहुत अच्छा करने के बाद नौकरी के सिलसिले में जो अमेरिका गया, तो फिर वहीं की लड़की के साथ ब्याह कर वहीं का होकर रह गया था। उसने माता पिता से संपर्क तो नहीं तोड़ा था, पर उसने शादी एक भारतीय मूल की लड़की दीपा से कर ली, जिसके पिता अमेरिका में ही बस गए थे। वैसे तो उससे माता पिता को कोई खास नाराजगी नहीं थी, क्योंकि उन्हें राघव से कोई उम्मीद नहीं थी। उन्होंने तो सारी उम्मीद अपने बड़े बेटे सुरेश से लगा रखी थी। मोहन जी ने अपने सर्विस काल में सारी जमा पूंजी लगाकर मकान बनवाया था। 4 साल पहले रेलवे की सरकारी नौकरी से रिटायर्ड हुए थे मोहन जी, और दोनों पति पत्नी चितरंजन में आराम से रह रहे थे। सुरेश एक प्राइवेट फर्म में था और दिल्ली में नौकरी कर रहा था। वह पत्नी सहित दोनों बेटों चिंटू और रोहन के साथ रह रहा था। अब उन्हें वहां अपना फ्लैट लेना था और पैसे कम पड़ रहे थे। इसके अलावा उसके दिमाग में मकान को अकेले हड़पने की योजना भी चल रही थी। छोटे बेटे राघव ने विदेशी लड़की से शादी कर ली थी, इसलिए माता पिता दोनों उससे तो नाराज थे ही, सो इसी का फायदा उठाया सुरेश ने। सुरेश के सास ससुर भी उसी की कमाई पर पल रहे थे और उनके साथ ही रहते थे। अब मोहन जी और सरिता जी के आ जाने से उन्हें सुरेश ने अलग एक किराए के घर में रखवा दिया था। इसलिए भी रश्मि को सास ससुर इतने ज्यादा खटक रहे थे। अब बड़ा सा घर हड़पना था तो उन्हें तिकड़म भी बड़ी लगानी पड़ रही थी। इसके लिए राघव की हिस्सेदारी घर पर खत्म करनी जरूरी थी। सुरेश और रश्मि ने यह कहकर कि राघव ने तो दीपा से लव मैरिज कर ली है और विदेशों में शादियां तो टिकती नहीं, सो अगर उनका तलाक हुआ और माता पिता ने घर और जायदाद का बंटवारा किया तो एक हिस्सा दीपा को भी मिलेगा और इस तरह मेहनत से बना हुआ घर किसी और के हाथ चला जाएगा। फिर अपनी माँ की भावनाओं को उकसाते हुए सुरेश बोला, सोचो माँ, जिस घर में आप ठाकुर जी की पूजा करते हो वहां विदेशी मांस खाकर अपवित्र कर देंगे। सुनकर तिलमिला गई सरिता जी और किसी तरह मोहन जी को जोर दिलाकर घर सुरेश के नाम लिखवा दिया। तब तो बेटा बहू इतना मीठा बहू बोलते और इतना मान सत्कार और आदर देते कि सरिता जी और मोहन जी एकदम गदगद हो गए। और अब जब मोहन जी की उनकी बातों में आकर अपना सब कुछ छोड़कर उनके साथ दिल्ली में रहने चले आए, तब कुछ ही दिनों में वो लोग अपनी असलियत पर उतर आए थे। इधर मोहन जी और सरिता जी से अब अपमान बर्दाश्त नहीं हो रहा था, पर उस घर और पेंशन की मामूली रकम के अलावा और कोई संपत्ति तो नहीं थी उनके पास। घर तो सुरेश अपने नाम लिखवा चुका था। पेंशन का अधिकांश रकम घर के राशन पर खर्च हो जाता था। बहू की ठिठाई तो इतनी थी कि ऑफिस जाते ही घर के बढ़े हुए खर्चे का रोना लेकर बैठ जाती और जब तक मोहन जी को बाजार से सामान लाने भेज देती। उन्हें पैसे देने का तो सवाल ही नहीं उठता था, क्योंकि बहू उन्हें यह याद दिलाना नहीं भूलती थी कि उन दोनों के आने से घर का खर्चा भी बढ़ गया था और मोहन जी को पेंशन तो मिलती ही है, कुल मिलाकर दूध सब्जी का खर्च तो मोहन जी उठा ही रहे थे। अब कभी कभी राशन भी लाना पड़ जाता था। दोनों पति पत्नी सज्जन थे और उनके पैसे बेटा बहू और बच्चों पर खर्च हो रहा था, इसलिए कुछ बोल नहीं पा रहे थे। पर ऐसे में पेंशन की सारी रकम
कमोबेश राशन पर ही खर्च हो रही थी। हाँ, इतना गनीमत था कि सरकारी नौकरी से रिटायर्ड हुए थे, इसलिए मेडिकल फैसिलिटी मिली हुई थी, वरना इस महंगाई में हारी बीमारी में दवा दारू का खर्च चलाना मुश्किल हो जाता। आज मोहन जी को अफसोस हो रहा था कि उन्होंने अपने बेटे सुरेश की बात मानकर अपना मकान क्यों उसके नाम कर दिया। इन दिनों मोहन जी अक्सर सोचा करते कि कम से कम घर अपना होता तो सिर पर एक इज्जत की छत तो होती। इतना अपमान और तिरस्कार सहकर वह कभी भी किसी और के घर में नहीं रहते। अब जो व्यवहार सुरेश और बहू उनके साथ कर रहे थे, तो इस घर और घर के लोगों को अपना तो नहीं ही कहा जा सकता था। आहा, कितना सुंदर हवादार घर था। वो बड़ा सा अहाता उस घर की खूबसूरती को और बढ़ा देता था। बचपन में दोनों बच्चे टायर लगाकर बड़े पेड़ से टांग दिया करते और झूलकर बहुत खुश होते। समय के साथ लोग फ्लैट में रहने लगे थे, पर मोहन जी को वह हवादार घर बहुत प्रिय था, जो अब सुरेश अपने नाम कराकर जल्दी से किसी थर्ड पार्टी को बेच भी दिया था। कदाचित उसके मन में ये बात आई होगी कि अगर घर किसी को बेचा नहीं तो कल को राघव उस पर अपना हक जमा सकता है। तब तो इतना प्यार दिखा रहे थे सुरेश और बहू कि मोहन जी को लगा कि वह कितने किस्मत वाले हैं जो उन्हें इतने अच्छे बेटा और बहू मिले हैं। लेकिन घर उनके नाम करते ही लगभग 2-3 महीने के अंदर ही दोनों के साथ खराब व्यवहार करना शुरू हो गया था। सच कहते हैं लोग कि सबसे पहले इंसान अपना रंग बदलता है, गिरगिट तो यूं ही बदनाम है। आज जीवन संध्या में दोनों अपने सूने मन के आंगन को लेकर सोच रहे थे कि अब इसमें उजाला कौन करेगा। पर वो कहते हैं ना कि हर परेशानी का हल होता है। एक दिन छोटे बेटे राघव का फोन आया तो दोनों संजोग से पार्क में थे। वह भी बहू को प्राइवेसी देने के लिए दोनों निकल आए थे, क्योंकि उनके रहने से बहू का मुंह हमेशा सूजा हुआ रहता था। तो सुरेश ने खुद कहा था कि अम्मा बाबूजी, आप लोग हमेशा घर में मत पड़े रहिए, बल्कि कभी कभी बाहर पार्क वार्क में घूम आया कीजिए, इससे थोड़ा रश्मि को सुकून मिल जाएगा। वैसे भी दोनों जब घर पर होते थे तो बेटा बहू दोनों की कड़ी नजर रहती थी कि वह किससे बात कर रहे हैं और क्या बात कर रहे हैं। इसलिए जब घर में किसी का फोन आता था तो वो नहीं लेते थे। आज दोनों पार्क में निकल तो आए तो खुली हवा में थोड़ी देर को अपना अपमान भूल बैठे थे। आखिर सरल हृदय जो थे। आज संजोग अच्छा था जो राघव का फोन आया और मोहन जी ने सामान्य बातचीत के बाद फोन सरिता जी को पकड़ा दिया था। सरिता जी ने रोते बिलखते हुए सुरेश की सारी कारस्तानी राघव को बता दी। सुनकर राघव स्तब्ध रह गया और जल्दी आने का आश्वासन देते हुए बोला, एक खुशखबरी है कि दीपा माँ बनने वाली है। सुनकर दोनों बहुत खुश हुए। राघव जब आया तो माँ पिताजी की दयनीय हालत देखकर उसे सारी परिस्थिति समझने में देर नहीं लगी। राघव जान गया था कि यह सब भाभी ने बाबूजी का मकान हड़पने और राघव का हक मारने के लिए किया है। चूंकि भैया भाभी का व्यवहार उसके प्रति भी ठीक नहीं था, इसलिए वह उनके घर में नहीं ठहरा और होटल में ही रुका था। अब आगे की लड़ाई आसान तो बिल्कुल नहीं थी। छोटा बेटा माता पिता की तकलीफ देख नहीं पा रहा था, यहाँ तक कि भैया भाभी के घर अपने माँ पिताजी से ढंग से बात तक करने को तरस गया था। माँ अपनी डबडबाई आंखों और कांपते होठों से बहुत कुछ कहना चाहती, पर भाभी हमेशा अपना कान उधर ही लगाए रहती कि कहीं राघव माँ पिताजी के कान तो नहीं भर रहा। इसके अलावा राघव ने जब यह चाहा कि जिस होटल में वह रुका है माँ पापा को वहाँ ले जाए, उन्हें बाजार घुमा लाए, कुछ शॉपिंग करा दें, तो उसकी अनुमति भी भैया भाभी ने यह कहकर नहीं दिया कि अब इनकी उम्र हो गई है, बाहर का कुछ खाएंगे पिएंगे तो तबीयत खराब हो जाएगी। हालांकि राघव और माँ बाबूजी तीनों यह समझ रहे थे कि इस बात में कोई दम नहीं है। बस सुरेश और रश्मि चाहते थे कि माँ और पिताजी किसी से बात ना करें।
अब राघव बाहर रहकर रिश्तों की अहमियत अच्छी तरह समझ चुका था, सो उसे अपने माता पिता के चेहरे पर मुस्कुराहट खिला हुआ देखने का एक ही उपाय समझ में आया कि किसी तरह उनका वह घर खरीद कर दे दे। सो उसने अपनी जमा पूंजी की मोटी रकम दोबारा उस मकान को खरीदने में लगा दी। बचपन से राघव यही देखता आया था कि माँ पिताजी अपना सारा प्यार सुरेश पर ही लुटाते आए थे। माँ तो सुरेश भैया के इतने करीब थी कि वह कई बार राघव के साथ पक्षपातपूर्ण भरा रवैया भी अपना लेती थी। सुरेश से दबकर ही राघव बड़ा हुआ था। कहते हैं कि पूत के पैर पालने में ही दिख जाते हैं, वैसे ही बचपन में भी कई बार सुरेश के स्वार्थी स्वभाव का पता चल जाता था, जिसे सरिता जी की ममता ढक देती थी। राघव इसी भेदभाव को झेलकर बड़ा हुआ था। वहीं इस उम्र में जाकर जब माँ पिताजी को जब सुरेश की असलियत पता चली, तब उन्होंने राघव पर भरोसा और उम्मीद करना शुरू किया। अब कहीं जाकर राघव को अपने माता पिता का पूरा प्यार मिला और उसे जब सुरेश भैया के कारनामे और स्वार्थ के बारे में पता चला तो उसका मन उनके लिए सहानुभूति से भर गया। अपने देश से बाहर जाकर राघव और भी संवेदनशील हो चुका था, यहाँ तक कि रिश्तों की क्या अहमियत है एवं माता पिता की जगह कोई नहीं ले सकता, यह सब बातें राघव अब समझने लगा था। इसलिए मोहन जी और सरिता जी के लिए उसका प्यार और बढ़ गया था। इसलिए उसके लिए अब अपने माता पिता की खुशी से बढ़कर और कुछ नहीं था। अब के राघव दिवाली की छुट्टियों में कुछ दिनों के लिए आया तो दीपा और बच्चे को साथ लेकर आया। पहले की तरह होटल में ही ठहरा। वो सबसे पहले उसने भैया भाभी से माँ पिताजी को कुछ दिन के लिए अपने पास ले जाने की अनुमति मांगने गया तो भाभी ने उसे खूब खरी खोटी सुनाते हुए कहा, हमें क्या पता आप इन्हें कहाँ लेकर जा रहे हो, ध्यान रखना इनका। वैसे ये दोनों इतने चालाक और कामचोर हैं कि कोई भी इन्हें अपने घर में नहीं रख सकता है। देखना कहीं आप भी इनके चक्कर में पड़कर बर्बाद ना हो जाएं। राघव चाहता तो भाभी की बात का बहुत करारा जवाब सकता था, पर इस समय उसे अपने माता पिता की भलाई के अलावा और कुछ नहीं दिख रहा था। इसलिए उसने जल्दी जल्दी उनका सामान पैक किया और अपने साथ टैक्सी में बैठा लिया। जब सरिता जी और मोहन जी घर से बाहर निकल रहे थे, उस वक्त सुरेश तो ऑफिस से नहीं आया था और बहू ने जानबूझकर रसोई में मसाला कूटने का काम ले लिया था ताकि रश्मि को बाहर आकर उन्हें विदा न करना पड़े। रश्मि अपने आप में इतनी मगरूर थी कि वह चाहती थी कि माता पिता को देखने कोई रिश्तेदार भी ना जाए और वह उन्हें अपने पास रखकर ही सताए। खैर, वह भी खुश थी कि कुछ दिनों के लिए तो किसी तरह वृद्ध माता पिता से छुट्टी तो मिली। ऊपर से रश्मि बोली, ले जाइए इन दोनों को राघव भैया, कुछ दिन इन्हें ले जाइए, अपने साथ रखेंगे, तब पता चलेगा कि बूढ़ों के साथ रहना कितना मुश्किल होता है। कुछ दिन बाद आप तो विदेश चले जाएंगे, फिर तो इन्हें हमारे ही सिर पर पटक कर जाएंगे। वृद्धों के साथ रहना इतना भी आसान नहीं, और यहाँ तो दो दो हैं और दोनों ही एक जैसे। अपने माता पिता के बारे में ऐसी बातें सुनकर राघव का तो खून खोल गया। उसका तो मन किया कि वही भाभी को खरी खोटी सुनाए, पर सुरेश ने अपनी पत्नी का मुंह चुप करने की कोई कोशिश नहीं की, बल्कि वह बगले झांक रहा था। उस दिन छोटी दिवाली थी, इसलिए चिंटू और रोहन घर में ही थे और दादा दादी के जाने का नाम सुनकर दोनों बच्चे दादा दादी से लिपट गए थे, यह कहते हुए कि दादा दादी आप दोनों कहाँ जा रहे हो? चाचू आप दादा दादी को कहाँ लेकर जा रहे हो? बच्चों की बातों से एक पल को तो सरिता और मोहन जी का मन पिघलने को ही था कि अगले ही पल बेटे बहू का प्रतिदिन का अपमान याद आ गया और वह दृढ़ कदमों से छोटे बेटे के साथ बाहर निकल आए। राघव कुछ नहीं कह रहा था, पूरे रास्ते वह चुपचाप था। जब गाड़ी स्टेशन की तरफ मुड़ी तब सरिता जी से नहीं रहा गया, बेटा तू हमें कहाँ ले जा रहा है? तो राघव ने मुस्कुराकर कहा, माँ हम घर पर जा रहे हैं। और मोहन जी की ओर मुखातिब होकर बोला, बाबूजी मैंने हम तीनों का चितरंजन का टिकट करवाया है, हम वहीं जा रहे हैं। आप दोनों के लिए एक सरप्राइज है, जो भी हो। मोहन जी व सरिता को इस बात का बिल्कुल ले जाना चाहता है जहां उन्होंने जिंदगी के इतने खूबसूरत साल गुजारे थे।
बहरहाल चितरंजन पहुंचकर राघव ने सीधे अमलादही के लिए जब टैक्सी किया तब सरिता जी ने पूछा, राघव तू अपनी कॉलोनी में क्यों लिए जा रहा है? किसी के घर कोई शुभ समारोह है क्या? राघव ने मुस्कुराते हुए कहा, बस कुछ देर माँ। टैक्सी जब घर के सामने पहुंची तब राघव ने दोनों को सहारा देकर बोला, बाबूजी लीजिए घर की चाबी और खोलिए घर का गेट, और अब इस घर से आपको कोई भी नहीं निकाल सकता। मैंने यह घर खरीद लिया है। यह कहते हुए राघव माँ का हाथ पकड़कर घर के अंदर ले गया। थोड़ी देर बाद सारा सामान अंदर रखकर जब राघव और मोहन जी ने सरिता जी को ढूंढा तो एक बहुत ही मार्मिक दृश्य दिखाई दिया। सरिता जी घर की हर कोने को, हर दरवाजे खिड़की को पकड़कर लिपटकर ऐसे रो रही थी जैसे कोई माँ अपने बिछड़े बच्चे को पकड़कर रोती है, और थोड़ी देर में बच्चों की तरह खुश होकर बोली, अरे राघव तूने तो मेरे ठाकुर जी को भी बुला लिया है और चाय का सामान भी है। वाह क्या बात है। मोहन जी चाय के शौकीन थे सो बोल पड़े। कुछ देर बाद राघव दीपा और बच्चे को भी ले आया। दीपा अपनी मामी के घर ठहरी थी जो इंडिया में ही रहते थे। चितरंजन के समीप आसनकोल में दीपा के मामा का घर था। आज सब इकट्ठा हुए थे और मोहन जी व सरिता जी भी अपनी छोटी बहू और पोते से मिलकर गदगद हो गए थे। और आज घर में जो खाना बना वह बहुत स्वादिष्ट था। उसमें किसी का अपमान जो नहीं छुपा था। और आज रोटियां गिनकर नहीं बनी थी, क्योंकि इस घर में कभी भी रोटियां गिनकर नहीं बनती थी। एक बेटे ने आगे बढ़कर माँ पिताजी को स्वाभिमान की जिंदगी दी थी। और आज सरिता जी और मोहन जी सोच रहे थे कि जैसे सारी उंगलियां बराबर नहीं होती, वैसे ही सारे बच्चों के संस्कार एक जैसे नहीं होते। जहाँ सुरेश जैसा स्वार्थी और मतलबी बेटा है, वहीं राघव जैसा बेटा भी उन्होंने ही जना है। मान सम्मान से बढ़कर और क्या हो सकता है भला। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।